हेलो एवरीवन, वेलकम टू हर्षा की क्लास। आज हम देखने वाले हैं क्लास 8th साइंस का चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। चैप्टर शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो हम बेसिकली इस चैप्टर में देखेंगे सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं और प्लास्टिक के बारे में जानेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि फाइबर क्या होता है। फाइबर वो तंतु होते हैं। अगर हम इसको ट्रांसलेट करें हिंदी में तो फाइबर का मतलब होता है तंतु। ये जितने भी हम क्लोथ्स पहनते हैं, डे टू डे लाइफ में हम जिस भी फैब्रिक का इस्तेमाल करते हैं ना, कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, वो सब किससे तैयार किए जाते हैं? फाइबर से तैयार किए जाते हैं। तो अब ये फाइबर्स जो हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो हो गया नेचुरल फाइबर, जो हमें नेचर से मिल रहा है, या तो प्लांट से मिल रहा है या फिर एनिमल से मिल रहा है। प्लांट से हमें किस तरीके के फाइबर्स मिलते हैं? जैसे कि कॉटन है ना, या जूट, ये सारे क्या हैं? नेचुरल फाइबर्स हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं। और वूल जैसे कि हमें एनिमल से मिलता है, कॉटन जूट हमें प्लांट सोर्स से मिलते हैं। तो ये सारे नेचुरल फाइबर्स हो गए। इसके अलावा जो सेकेंड टाइप ऑफ फाइबर होता है वो होता है सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर मीन्स जो आर्टिफिशियली प्रिपेयर किए जाते हैं इन लेबोरेटरीज। ऐसे फाइबर्स जिनको लेबोरेटरीज में बहुत सारे केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू बनाया जाता है, उनको हम कहते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। तो इस चैप्टर में हम मेजरली पढ़ने वाले हैं आर्टिफिशियल फाइबर्स या फिर सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में। साथ ही साथ कुछ पोर्शन हम देखेंगे प्लास्टिक का। तो चलिए शुरू करते हैं। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सोर्सेज। फैब्रिक्स मीन्स कपड़ा किस किस तरीके के फाइबर से बनता है? या तो नेचुरल फाइबर से बनता है या फिर आर्टिफिशियल फाइबर से बनता है। नेचुरल फाइबर्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? जैसे कि कॉटन, वूल, देखिए यहाँ पे मेंशन है। नेचुरल फाइबर्स इंक्लूड कॉटन, वूल, सिल्क एटसेट्रा विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स। ठीक है। द सिंथेटिक फाइबर्स ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स। सिंथेटिक फाइबर्स को ह्यूमन बींग्स प्रिपेयर करते हैं, आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया जाता है फैक्ट्रीज में, लेबोरेटरीज में। दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स और मैन मेड फाइबर्स। A synthetic fiber is also a chain of small units joined together. Each small unit is actually a chemical substance. ये केमिकली बनाया जाता है सिंथेटिक फाइबर। तो केमिकल सब्सटेंस होते हैं छोटे छोटे, बहुत सारे स्मॉल यूनिट्स का इस्तेमाल करके एक लार्ज यूनिट बनता है, जिसको कि हम कहते हैं सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर कैसे बनता है? जब केमिकल सब्सटेंस के बहुत छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स को आपस में जॉइन कर दिया जाता है, कंबाइन कर दिया जाता है। मेनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड पॉलीमर। जब ये इस तरीके के कई सारे स्मॉल यूनिट्स को जॉइन कर दिया जाता है तो एक लार्ज सिंगल सब्सटेंस या यूनिट कह लीजिए जो बनता है, उसको कहा जाता है पॉलीमर। पॉलीमर को अगर ब्रेक करके आप देखो तो पॉली मीन्स मैनी एंड मर मीन्स पार्ट या फिर यूनिट। तो पॉलीमर का लिटरल मीनिंग क्या हो गया? मैनी यूनिट्स। तो नेम से ही समझ में आ रहा है, व्हेन मैनी यूनिट्स आर कंबाइंड टुगेदर इट फॉर्म अ पॉलीमर। तो ये सिंथेटिक फाइबर भी क्या हो गया? एक तरीके का सिंथेटिक पॉलीमर हो गया। अब यहाँ पे पॉलीमर को मैंने सिंथेटिक पॉलीमर क्यों कहा? क्योंकि जो प्लांट फैब्रिक्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, जैसे कि कॉटन, जूट, ये भी एक तरीके का पॉलीमर ही होता है, बट ये नेचुरल पॉलीमर्स हुए। क्यों ये नेचुरल पॉलीमर हुए? नेचुरल इसलिए क्योंकि हमें ये नेचर से मिल रहे हैं, प्लांट से मिल रहे हैं। और पॉलीमर इसलिए क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारे स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स आपस में मिल करके एक लार्ज यूनिट बनाते हैं। ठीक है। अब ये स्मॉल यूनिट जो होते हैं, अब क्योंकि ये प्लांट से मिल रहा है तो प्लांट में वो स्मॉल यूनिट कौन सा हो गया? सेल्यूलोज हो गया। प्लांट सेल की जो वॉल्स होती हैं उसमें होता है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज एक फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट का। सो कॉटन फॉर एग्जाम्पल इज अ पॉलीमर कॉल्ड सेल्यूलोज। सेल्यूलोज नाम का पॉलीमर जो है, नेचुरल पॉलीमर है, वो क्या है? कॉटन उसका एक एग्जाम्पल है। नाउ टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। अब सिंथेटिक फाइबर्स होते क्या है हम समझ गए हैं। अब हम देखते हैं इनके टाइप्स। सबसे पहला जो टाइप गिवन है वो है रेयॉन। यू हैव रेड इन क्लास 7 दैट सिल्क फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वॉर्म वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना एंड वॉज केप्ट एज अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो सिल्क हम सभी जानते हैं हमें कैसे मिलता है? सिल्क वॉर्म के थ्रू मिलता है, और ये सबसे पहले डिस्कवर किया गया था चाइना में। ठीक है। फैब्रिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क फाइबर आर वेरी कॉस्टली। तो सिल्क क्या है? एक बहुत ही एक्सपेंसिव मटेरियल होता है, एक्सपेंसिव फाइबर होता है।
तो जाहिर सी बात है जो इसके क्लोथ्स बनते हैं वो भी एक्सपेंसिव होते हैं। बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबडी, बट इसका जो टेक्सचर होता है बहुत शाइनी, बहुत लस्ट्रस और बहुत रिच टेक्सचर होता है। तो बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए गए कि इसके जैसा कोई फाइबर बनाया जा सके सिंथेटिकली, ठीक है ना, आर्टिफिशियली। तो फिर साइंटिस्ट जो है वो सक्सेसफुल हो गए इन ऑब्टेनिंग अ फाइबर हैविंग प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क। सिल्क तो नहीं बट सिल्क के सिमिलर जो प्रॉपर्टीज़ थी वो एक मटेरियल में या एक फाइबर में ढूंढ निकाली गई, बहुत सारे केमिकल प्रोसेस किए गए और एक फाइबर ऐसा तैयार हुआ जो सिल्क की जैसी प्रॉपर्टीज़ थी उसमें भी। उस फाइबर को हम क्या कहते हैं, रेयॉन कहते हैं। वुड पल्प का मतलब होता है लकड़ी की लुगदी। इसको जब केमिकली ट्रीट किया गया, इस पे बहुत सारे केमिकल प्रोसेस किए गए, उसके बाद क्या तैयार हो गया, रेयॉन तैयार हो गया। रेयॉन को आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है क्योंकि इसमें सिल्क के जैसे प्रॉपर्टीज़ देखे जाते हैं। ऑल्दो रेयॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स, नेचुरल सोर्स मीन्स ये ट्री के वुड पल्प का इस्तेमाल करके बनता है, बट ये बनता तो केमिकली प्रोसेस होके ही होता है ना। इसको वुड पल्प को बहुत सारे केमिकल ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं, उसके बाद एक फाइबर तैयार होता है, तो इस वजह से ये एक मैन मेड फाइबर ही हुआ। इट कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स, बहुत सारे कलर्स में इसको डाई करके डिफरेंट कलर के फाइबर्स बना लिए जाते हैं। रेयॉन इज मिक्सड विद कॉटन टू मेक बेडशीट्स वगैरह भी बनती हैं इसको मिक्स करके कॉटन के साथ, और वूल के साथ मिक्स करके क्या बन जाता है, कारपेट्स बन जाते हैं। ओके, सो इट वॉज द फर्स्ट मैन मेड फाइबर। नेक्स्ट इज नायलॉन। नायलॉन इज अनदर मैन मेड फाइबर। In 1931 it was made without using any natural raw material। इसमें कोई भी नेचुरल रॉ मटेरियल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। जैसे रेयॉन के केस में वुड पल्प लिया गया था, इसमें ना तो कोई सी प्लांट के रॉ मटेरियल्स यूज़ किए गए हैं, ना किसी एनिमल को यूज़ किया गया है। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। कोल, कोयला, वाटर और एयर का इस्तेमाल करके प्रिपेयर किया गया था। तो इट वॉज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। तो ये रेयॉन तो क्या था, फर्स्ट मैन मेड या फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर हुआ, बट उसमें कुछ थोड़ा परसेंट जो है वो नेचुरल सोर्स उसमें था, वुड पल्प था, तो इस वजह से वो फुली सिंथेटिक फाइबर नहीं कहा जा सकता उसको। लेकिन नायलॉन वॉज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर जो कि बनाया गया। इसमें नेचुरल सोर्स का बिल्कुल नामो निशान नहीं है, ये पूरी तरीके से केमिकली प्रिपेयर किया जाता है। नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। नायलॉन एक ऐसा फाइबर है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये इतना स्ट्रॉन्ग है, ये स्टील वायर से भी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है इसमें, ठीक है, और ये बहुत इलास्टिक होता है और बहुत लाइट वेट होता है। जितने भी ये सॉफ्ट टॉयज़ होते हैं, सॉफ्ट टॉयज़ के अंदर जो रुई होती है ना, क्या होता है, नायलॉन की रुई होती है। आप देखना बहुत सॉफ्ट होती है और बहुत शाइनी होती है। इट वॉज लस्ट्रस एंड ईजी टू वॉश। तो लस्ट्रस मीन्स वेरी सॉफ्ट एंड वेरी शाइनी, और बहुत ईजी टू वॉश होता है नायलॉन, बहुत जल्दी सूख जाता है। तो नायलॉन का यूज़ करके आज की डेट में बहुत सारे आर्टिकल्स बनते हैं, जैसे कि सॉक्स, रोप्स, रस्सियाँ है ना, टेंट, टूथ ब्रशेस। जो ब्रशेस हमारी टूथब्रश होते हैं उसके ऊपर जो ब्रश होती है वो नायलॉन के होते हैं। कार सीट बेल्ट्स, स्लीपिंग बैग्स, कर्टन्स, ये सारे नायलॉन के ही बनते हैं। इनफैक्ट नायलॉन का यूज़ किया जाता है पैराशूट्स या फिर रॉक क्लाइंबिंग के लिए, रोप्स बनाने के काम भी आता है नायलॉन। क्यों? क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग थ्रेड होता है। नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर। नाउ थर्ड सिंथेटिक फाइबर इज पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक। Polyester is another synthetic fiber. Fabrics made from this fiber does not get wrinkled easily. Polyester के जो फैब्रिक्स होते हैं वो सिकुड़ते नहीं हैं, उनमें रिंकल्स नहीं पड़ते हैं। इट रिमेन क्रिस्प एंड इज़ ईजी टू वॉश। बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं, बहुत ईजी हैं वॉश करने के लिए। सो इट इज़ क्वाइट सूटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। सो जितने भी ड्रेस मटेरियल्स होते हैं उनके लिए पॉलिस्टर का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। पॉलिस्टर की शर्ट्स, अदर ड्रेसेस भी बनती हैं। टेरेलिन इज़ अ पॉपुलर पॉलिस्टर। पॉलिस्टर का एक टाइप है टेरेलिन। पेट इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ पॉलिस्टर। पेट का जो फुल फॉर्म है वो है पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थलेट। सो पेट इज़ अ वेरी फेमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बॉटल्स। जो हम घर में वाटर बॉटल्स इस्तेमाल करते हैं, कई सारे ऐसे यूटेंसिल्स हैं, प्लास्टिक के जो बर्तन होते हैं, वायर्स, ये सारे क्या हैं,
पेट से बनते हैं। पेट मीन्स पॉलीइथाइलीन टेरेफ्थलेट। पॉलिस्टर का के बारे में यहाँ पे एक छोटा सा एक पैराग्राफ गिवन है। पॉलिस्टर को अगर आप ब्रेक करेंगे तो ये ब्रेक होता है पॉली प्लस एस्टर में। पॉली मीन्स मैनी। एस्टर इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस। एस्टर एक तरीके का केमिकल सब्सटेंस होता है जो फ्रूट्स को स्मेल देता है। इस केमिकल सब्सटेंस यानी एस्टर के बहुत सारी यूनिट्स को जब ज्वाइन करके एक लार्ज सिंगल यूनिट बनाया जाता है उसको कहा जाता है पॉलिस्टर। पॉलिस्टर की तरह ही दूसरे सिंथेटिक फाइबर्स हैं जैसे कि पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकॉट। तो ये नेम से ही दिख रहे हैं। पॉलीकॉट इज़ अ मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड कॉटन। पॉलिस्टर और कॉटन को जब मिक्स कर देते हैं तो पॉलीकॉट बन जाता है। इसी तरीके से पॉलीवूल इज़ अ मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड वूल। नाउ एक्रिलिक के बारे में देख लेते हैं। वी वेयर स्वेटर्स एंड यूज शॉल्स और ब्लैंकेट्स इन विंटर्स। मैनी ऑफ देम आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल। वूल जो एक बहुत एक्सपेंसिव फाइबर है। जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो बहुत टाइम लेते हैं प्रोसेस होने में, तैयार होने में, है ना। तो बहुत ईजिली अवेलेबल नहीं होती, इसी वजह से उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। बट मार्केट्स में आज की डेट में बहुत सारे ब्लैंकेट, शॉल्स, ये सब बहुत चीप प्राइस में अवेलेबल है। तो ये कैसे पॉसिबल है? वो ऐसे पॉसिबल है कि वो वूल के होते ही नहीं हैं। वूल की जैसी प्रॉपर्टीज़ वाले फाइबर के होते हैं जो कि एक सिंथेटिक फाइबर है। ऐसे फाइबर को हम बोलते हैं एक्रिलिक। Acrylic is a type of synthetic fiber having the properties of wool. The wool obtained from natural source is quite expensive, whereas clothes made from acrylic are relatively cheap. ये सस्ते होते हैं। तो ये बहुत सारे कलर्स में भी अवेलेबल होते हैं और ये बहुत ड्यूरेबल और अफोर्डेबल होते हैं। इनको बहुत आसानी से खरीदा जा सकता है। सिंथेटिक फाइबर्स के एडवांटेजेस ये हो गए कि ये बहुत ईजिली अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे कलर्स एंड वैरायटीज़ में अवेलेबल होते हैं, बहुत इजी टू यूज़, इजी टू वॉश होते हैं। इसलिए आज की डेट में सिंथेटिक फाइबर्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। लेसर एक्सपेंसिव होते हैं, नेचुरल फाइबर से कम एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। बट इनके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इनके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि इस तरीके के जो फाइबर्स होते हैं, इनके बने हुए कपड़े बहुत ईजिली फायर कैच करते हैं। नॉर्मल जो एक नेचुरल फाइबर होगा वो फायर जब कैच करेगा तो वो जलेगा, बट जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ये पिघलते हैं, ये मेल्ट होते हैं और इमीडिएटली बॉडी से चिपक जाते हैं। तो बहुत सीरियस बर्न्स दे सकते हैं ये बॉडी को। इसीलिए एडवाइजेबल होता है व्हेन यू आर वर्किंग इन किचन, आपको सिंथेटिक फाइबर्स के क्लोथ्स नहीं पहनने चाहिए। तो ये एक बहुत डिजास्ट्रस डिसएडवांटेज है ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर्स में स्वेट भी एब्जॉर्ब नहीं होता, इसलिए थोड़े से अनकंफर्टेबल होते हैं इन समर्स और रेनी सीजन। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए? दैट दीज फाइबर्स हैव लॉन्गर लाइफ देन नेचुरल फाइबर्स। तो क्या होता है, इनमें लॉन्गर लाइफ होती है, मीन्स ये काफ़ी ड्यूरेबल होते हैं, काफ़ी समय तक चलते हैं। दूसरा है इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी कि क्विकली क्लीन हो जाते हैं, क्विकली ड्राई हो जाते हैं, वेरी इजी टू क्लीन एंड ड्राई ईजली, ठीक है। और क्या है इसकी कैरेक्टरिस्टिक? दैट दीज आर लेस एक्सपेंसिव देन नेचुरल फाइबर्स, ये सस्ते होते हैं। और जो बहुत इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर है सिंथेटिक फाइबर, वो ये कि इनकी मेंटेनेंस बहुत लो है। बहुत ज़्यादा इनमें आयरनिंग की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये कपड़े सिकुड़ते नहीं हैं। नाउ प्लास्टिक भी एक तरीके का पॉलीमर होता है, जैसे कि सिंथेटिक फाइबर पॉलीमर्स होते हैं। पॉलीमर्स मीन्स मैनी स्मॉल यूनिट्स को कंबाइन करके पॉलीमर बनता है। तो सिंथेटिक फाइबर भी एक पॉलीमर होता है, सिमिलरली प्लास्टिक भी पॉलीमर होता है। डे टू डे लाइफ में हम कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो हम प्लास्टिक की यूज़ करते हैं। आप अपने घर में कोई भी चीज़ आप देखिए, मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स विल बी ऑफ प्लास्टिक, है ना। चेयर, टेबल, बकेट्स, बास्केट, एक छोटा सा पेन या कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें, कॉम, टूथब्रश, कंटेनर्स, जार्स, ना, किचन यूटेंसिल्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो प्लास्टिक की होती हैं। वायर से लेकर के शीट तक जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं अपने आसपास, मेजॉरिटी ऑफ देम आर ऑफ प्लास्टिक। तो क्या ऐसा रीज़न है कि प्लास्टिक पे हमारी डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा है, हम इतनी सारी चीज़ें प्लास्टिक की इस्तेमाल करते हैं?
रीज़न उसका सबसे बड़ा ये है कि प्लास्टिक को आप किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं। प्लास्टिक की ये खूबी ही होती है कि इट इज़ ईज़िली मोल्डेबल। मोल्ड होना मतलब किसी भी शेप में आ जाना। उसको आप पतले से पतला या छोटा बड़ा कैसा भी शेप आप उसको देना चाहें, हार्ड है ना, सॉफ्ट, तो प्लास्टिक की चेयर्स भी पॉसिबल हैं और प्लास्टिक के वायर्स भी पॉसिबल हैं, प्लास्टिक की शीट भी पॉसिबल है। तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। वाई? बिकॉज प्लास्टिक इज़ ईजिली मोल्डेबल। पॉलीथीन एक एग्जाम्पल है प्लास्टिक का। पॉलीथीन जिसके प्लास्टिक बैग्स बनते हैं, पॉलीथीन बैग्स बनते हैं, तो पॉलीथीन एक एग्जाम्पल हो गया प्लास्टिक का। अच्छा, कभी आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जैसे कि बॉटल्स हैं या पॉली बैग्स हैं, अगर आप उसको हीट करोगे, उसमें अगर गर्म पानी डाला जाए तो वो डिफ़ॉर्म हो जाता है, उनका शेप, वो टेढ़ी मेढ़ी सी हो जाती है, मेल्ट हो जाती हैं, है ना। क्यों ऐसा होता है? जबकि कुछ ऐसे भी बर्तन होते हैं प्लास्टिक के या फिर बॉटल्स होते हैं, जार्स होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं कि अगर उसको आप छोटी मोटी हीट दो तो वो उनका शेप डिफ़ॉर्म नहीं होता है, उनमें कुछ भी नहीं होता है। तो इसी के बेसिस पे प्लास्टिक की दो कैटेगरीज बनती हैं। प्लास्टिक आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज़ थर्मोप्लास्टिक, द सेकेंड वन इज़ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक होता है, द फर्स्ट वन थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक होता है जिसको कि जब हीट दी जाए तो वो प्लास्टिक मेल्ट हो जाएगी और वापस कूल डाउन होने पे प्लास्टिक हार्ड हो जाएगी। मतलब कि ऐसी प्लास्टिक जिसमें हीट का इफ़ेक्ट होता है, हीट देने पे प्लास्टिक मेल्ट हो जाती है, डिफ़ॉर्म हो जाती है, ईज़िली बेंट हो जाती है, उसको कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। इसके एग्जांपल्स हैं लाइक पॉलीथीन या फिर पीवीसी। ये बहुत जल्दी हीट की वजह से मेल्ट हो जाते हैं, बेंट हो जाते हैं। वेयर एज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो प्लास्टिक होता है जो एक बार किसी शेप में मोल्ड कर दिया गया तो फिर वो छोटे मोटे हीट इफ़ेक्ट से उसका शेप डिफ़ॉर्म नहीं होगा या वो लूज़ नहीं होगा, बेंट नहीं होगा, ठीक है, बहुत हार्ड हो जाता है एक बार मोल्ड होने के बाद, ठीक है। ऐसे प्लास्टिक्स को कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। इसके दो एग्जांपल्स हैं, बेकलाइट एंड मेलामाइन। बेकलाइट एंड मेलामाइन। बेकलाइट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बेकलाइट सबसे पहले तो एक टाइप है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो प्लास्टिक हो गया जो हीट देने पे सॉफ्ट नहीं होता है, बेंट नहीं होता है। अब बेकलाइट क्या है? एक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर वो मटेरियल या वो सब्सटेंस होते हैं जो अपने थ्रू हीट या इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने दें, है ना, उनको कहते हैं गुड कंडक्टर्स। लेकिन पुअर कंडक्टर्स वो होते हैं जिन पे हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कोई इफेक्ट ना हो। तो बेकलाइट एक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। इस वजह से इसका यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने में, सॉकेट्स बनाने में, प्लग्स बनाने में। आप देखो स्विचेस हैं या सॉकेट्स हैं, प्लग्स हैं, ये सारे बेकलाइट के बनते हैं। मतलब ये प्लास्टिक जो है ये बेकलाइट है। आप कभी स्विच को अगर प्रेस करते हो तो आपको करंट नहीं लगता है, जबकि उस पूरे सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, बट स्विच को जब आप ऑन एंड ऑफ करते हो तो आपको करंट नहीं लगता। क्यों नहीं लगता है? बिकॉज एक लाइट का बना हुआ है और वो एक पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी स्विच में से पास हो ही नहीं सकती, इस वजह से वो शॉक फ्री होती है, ठीक है। इसी तरीके से हैंडल्स बनाए जाते हैं यूटेंसिल्स के। जैसे आप घर में सॉस पैन्स, फ्राई पैन्स यूज़ करते हैं, तो वो जो पैन है वो तो एल्युमिनियम का हो सकता है, आयरन का हो सकता है या फिर नॉन स्टिक हो सकता है, बट जो उसके हैंडल्स हैं वो बेकलाइट के होते हैं। तभी आप जितनी भी कुकिंग आप करोगे, आप हैंडल्स को पकड़ के करते हो तो आपको हीट नहीं लगती है, आपको गर्म नहीं लगता है वो। क्यों? क्योंकि बेकलाइट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल। इसी तरीके से मेलामाइन और वर्सेटाइल होता है। मेलामाइन के किचन वेयर्स भी आते हैं, मेलामाइन के सेट्स होते हैं बर्तनों के, प्लेट्स, बोल्स, जिसमें आप बहुत इजीली खाना खा सकते हैं, गरम चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं लगती हैं। मेलामाइंस के फ्लोर टाइल्स भी बनते हैं, बहुत सारे फैब्रिक्स भी बनते हैं। तो मेलामाइन रेजिस्ट फायर, ये फायर नहीं कैच करता है, एंड इट कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक्स एक बारी, जैसे पॉलीथीन है या सिंपल जो प्लास्टिक्स हैं, वो उसमें कोई भी आप गर्म चीज़ डालेंगे तो आप जब उसको टच करेंगे तो आपको भी गर्म लगेगा, बट मेलामाइन हीट को बिल्कुल रोक देता है। मेलामाइन में आप गर्म से गर्म चीज़ भी रख करके अगर आप मेलामाइन की प्लेट में खा रहे हो तो आपको
जिस हाथ से आपने होल्ड की है प्लेट, आपको गर्म नहीं लगती वो। यही रीज़न है कि मेलामाइन की कोटिंग होती है, जो फायरमैन होते हैं इनकी जो ड्रेसेस होती हैं इनमें मेलामाइन की कोटिंग होती है, जिससे कि वो फायर को कैच ना कर सकें, क्योंकि ये फायर प्रूफ होते हैं। सो टुडे अगर हम छोटी से छोटी अपनी चीज़ के भी अगर बारे में सोचें तो बिना प्लास्टिक के वो संभव नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक में आप इजीली वाटर, मिल्क, पिकल्स, है ना, ड्राई फूड या फिर वेट फूड, किसी भी तरीके का आप कोई भी चीज़ उसमें स्टोर कर सकते हैं। प्लास्टिक जो है बहुत लाइट वेट होता है, चीप भी होता है, सस्ते आ जाते हैं, ईजी टू हैंडल होता है। प्लास्टिक का आजकल यूज़ एयरक्राफ्ट्स और स्पेस क्राफ्ट्स में भी किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये बाकी मेटल्स के कंपैरिजन में बहुत लाइट वेट होते हैं। प्लास्टिक इज़ ऑल्सो नॉन रिएक्टिव। नॉन रिएक्टिव का मतलब ये है कि जैसे मेटल्स होते हैं, लाइक आयरन, आयरन क्या होता है, कोरोड हो जाता है, रस्ट लग जाता है ना, जंग लग जाती है, नमी जैसी आयरन को मिलती है तो वो रिएक्ट कर जाता है हवा के साथ, नमी वाली हवा के साथ, और जंग लग जाती है आयरन में। तो इसी तरीके से बाकी सारे मेटल्स में भी कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं। लाइक आप स्टील के कंटेनर्स में कोई भी खट्टी चीज़ें स्टोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि स्टील रिएक्ट कर जाती है खट्टी चीज़ों के साथ। प्लास्टिक के साथ ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। प्लास्टिक को आप बहुत ईजिली इस्तेमाल कर सकते हो कुछ भी स्टोर करने के लिए। प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। बहुत लाइट वेट होता है, सबसे बड़ी बात, स्ट्रॉन्ग भी होता है और ड्यूरेबल, ड्यूरेबिलिटी बहुत होती है। प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर्स। तो अभी जैसे हमने बात करी थी बेकलाइट और मेलामाइन की, पुअर कंडक्टर्स होते हैं, मतलब प्लास्टिक अपने थ्रू अपने अंदर हीट और इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने देता। इसी वजह से बहुत सारे ऐसे चीज़ प्लास्टिक के बनाए जाते हैं, जैसे कि हमने बात करी थी इलेक्ट्रिकल स्विचेस, सॉकेट्स, प्लग्स, बोर्ड्स, ठीक है। वायर जो होते हैं, कॉपर वायर्स होते हैं, उनके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग होती है। क्यों? क्योंकि आप ऐसे वायर छू नहीं सकते हैं, लेकिन आप अगर प्लास्टिक की कोटिंग है ऊपर तो आप वायर को इजीली टच कर सकते हैं, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी, उसमें करंट फ्लो नहीं होगा, आपको करंट नहीं लगेगा। इसी तरीके से कुकवेयर्स में जितने भी हैंडल्स होते हैं वो सारे प्लास्टिक के लगाए जाते हैं, बेकलाइट के लगाए जाते हैं, क्योंकि पुअर कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। प्लास्टिक के और भी जगह पे यूजेस हैं, जैसे कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री में बहुत यूसेज है। टैबलेट्स की पैकेजिंग में इस्तेमाल किया जाता है। इवन जो टाँके लगाए जाते हैं, कई बार जो स्टिचेस लगते हैं ना, उसका जो थ्रेड होता है वो भी प्लास्टिक का बनता है। डॉक्टर्स के ग्लव्स, सिरिंजेस, इंजेक्शंस जो होते हैं, बहुत सारे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब प्लास्टिक के बनते हैं। कुकवेयर बहुत सारे प्लास्टिक के बनते हैं। माइक्रोवेव ओवन में इस्तेमाल करने वाले जो कुकवेयर होते हैं प्लास्टिक के, वो एक स्पेशल टाइप का प्लास्टिक होता है, उसके कुकवेयर्स बनते हैं। टेफ्लॉन इज़ अ स्पेशल प्लास्टिक। टेफ्लॉन एक तरीके का प्लास्टिक होता है जो कि नॉन स्टिक कुकवेयर्स में इस्तेमाल किया जाता है। ये जो नॉन स्टिक के बर्तन आते हैं ना, तो उसमें किस चीज़ की कोटिंग होती है? टेफ्लॉन की कोटिंग होती है। टेफ्लॉन एक ऐसा प्लास्टिक होता है जिसमें ऑयल या फिर वाटर स्टिक नहीं करता, चिपकता नहीं है। ऑयल फ्री आप जो भी कुकिंग करते हो वो नॉन स्टिक में करते हो, तो ये ऐसे हो पाती है क्योंकि टेफ्लॉन की कोटिंग होती है ऐसे बर्तनों पे। और टेफ्लॉन क्या है? एक टाइप ऑफ प्लास्टिक है। तो इतनी सारी जगहों पे प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है, विच इज़ मेकिंग थिंग्स इम्पॉसिबल विदाउट प्लास्टिक। नाउअडेज हम इमेजिन ही नहीं कर सकते कि प्लास्टिक को हम बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें और हमारी लाइफ चल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट प्लास्टिक का साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। क्या होता है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस? बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस वो सब्सटेंस होते हैं जो कुछ टाइम में ही अपने आप मिट्टी से घुल जाएं, मिट्टी में मिल जाएं, ठीक है ना। अगर आप उनको कहीं डंप कर दो, कहीं फेंक दो, तो अपने आप वो कुछ दिनों बाद वो मिल जाए, मिट्टी में कन्वर्ट हो जाएंगे एक ऐसी चीज़ में कि जो मिट्टी में मिल जाए, ठीक है ना, वापस से अर्थ में चला जाए। ऐसे सब्सटेंसेस को कहते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। जैसे कि जो आपके घरों से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के जो छिलके होते हैं, है ना, लेफ़्ट ओवर फूड होता है, ये सारी चीज़ें बायोडिग्रेडेबल हैं। जैसे कॉटन है, पेपर है, ये सारे बायोडिग्रेडेबल चीज़ें हैं। लेकिन अब उसी जगह आप बात करो मेटल्स की, टिन है ना, या आप प्लास्टिक की बात करो। प्लास्टिक तो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है जो कि सेवरल ईयर्स ले लेता है ख़त्म होने में, एक्चुअली ख़त्म ही नहीं होता है। तो क्या होता है, एनवायरनमेंट में ये प्लास्टिक जो है इकट्ठा होता रहता है। आप देखो, आप मार्केट से पॉलीथीन बैग्स लेकर के आते हो, कितने पॉलीथीन बैग्स गार्बेज में चले जाते हैं, तो वो पॉलीथीन बैग्स का कुछ होता नहीं है, वो पड़े रहते हैं, वो एक ही जगह पे डंप होते रहते हैं और इसलिए रिवर्स में चले जाते हैं और बहुत पॉल्यूशन फैलाते हैं। अगर आप पॉलीथिन्स को अगर आप बर्न करते हो तो बहुत हज़ार्डस फ्यूम्स निकलती हैं, तो उसकी वजह से एयर पॉल्यूशन भी होता है।
तो साइड इफ़ेक्ट्स भी पॉलीथीन के बहुत ज़्यादा हैं, प्लास्टिक के एक्चुअली बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे यही चीज़ मेंशन है, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। यहाँ पे एक चार्ट गिवन है। पील्स ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स कितने दिनों में ख़त्म हो जाता है? 1 से 2 हफ्तों में वापस से मिल जाता है मिट्टी में। पेपर 10 से 30 दिन में, मतलब 1 महीने में ख़त्म हो जाता है पेपर भी। कॉटन क्लॉथ 2 से 5 महीने में ख़त्म हो जाता है। लकड़ी है 10 से 15 सालों में ख़त्म हो जाता है। वुलन क्लोथ्स हैं 1 साल में ख़त्म हो जाता है। टिन, एल्युमिनियम एंड अदर मेटल कैंस, ये जो कैंस आते हैं, कोल्ड ड्रिंक कैंस होते हैं, तो ये सारे क्या होते हैं? पड़े रहते हैं 100-500 सालों तक, ये पड़े ही रहते हैं, ये ख़त्म ही नहीं होते हैं। प्लास्टिक बैग्स की तो कोई लिमिट ही नहीं है, मतलब ये सेवरल ईयर्स तक ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो दीज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। तो इसीलिए प्लास्टिक का एडवांटेज तो है, बट इनके डिसएडवांटेजेस से भी ज़्यादा हैं। तो हमें प्लास्टिक का यूज़ जो है वो कम से कम करना चाहिए, ऐसा यहाँ पे मेंशन है। मेक यूज़ ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन और जूट व्हेन यू गो फॉर अ शॉपिंग। सो आप जब शॉपिंग पे जाते हैं तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग थिंग्स इन प्लास्टिक बैग्स, है ना, जिस भी शॉप में हम जाते हैं हम प्लास्टिक बैग मांगते हैं, प्लास्टिक बैग में हम सामान लेके आते हैं। तो एक बार शॉपिंग पे गए तो 10-12 प्लास्टिक बैग्स हम लेकर के आ जाते हैं, और फिर वो प्लास्टिक बैग्स क्योंकि हमें फ्री में मिले होते हैं तो हमें पता है कि वो तो हमें कल भी मिल जाएंगे, फिर जब नेक्स्ट डे जब भी जाएंगे तो हमें तब मिल जाएंगे, तो उनका यूज़ नहीं है, तो वो हम डंप कर देते हैं। अब वो डंप करने से ऐसा सभी लोग करते हैं, तो बहुत ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी में वो प्लास्टिक बैग्स हमारे एनवायरनमेंट में ऐसे ही घूमते रहते हैं और पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो वाइल यूजिंग दी प्लास्टिक, तो प्रिंसिपल ऑफ 5R प्रिंसिपल यूज़ करना चाहिए। 5R प्रिंसिपल क्या होता है? रिड्यूस मीन्स हमें प्लास्टिक का यूज़ कम से कम करना चाहिए। हम प्लास्टिक कंटेनर्स में स्टोर करने के बजाय किसी और मेटल के कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं चीज़ें। प्लास्टिक बैग्स लेने के बजाय हम कॉटन या जूट बैग्स में सामान ला सकते हैं। रीयूज़, अगर आप शॉपिंग से प्लास्टिक बैग्स ले करके आए हैं तो उसको ही आप वापस से रीयूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ परचेजिंग अनदर वन। ठीक है। रिसाइकल, ऐसे ही डंप ना करके हम प्लास्टिक बैग्स को या प्लास्टिक के टॉयज़ को, कुछ भी ऐसे प्लास्टिक प्रोडक्ट्स को हम सेपरेट बिन्स में डाल सकते हैं कि उनको रिसाइकिल कर दिया जाए। रिसाइकिल मतलब उसको वापस से मेल्ट करके उसको प्रोसेस करके फिर से प्रोडक्ट्स बना दिए जाएँ। रिकवर, जो भी लॉस हो रहा है, जो भी हार्म हो रहा है हमारे एनवायरनमेंट को, उस लॉस से हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकें, रिकवर कर सकें। ठीक है। रिफ्यूज़, आप प्लास्टिक की चीज़ों को इस्तेमाल करिए तो हमें रिफ्यूज़ कर देना चाहिए। सो इस तरीके की हैबिट अगर हम डेवलप करेंगे तो धीरे धीरे प्लास्टिक पे डिपेंडेंसी हमारी कम हो जाएगी और इस तरीके के हैबिट से एनवायरनमेंट भी हमारा क्लीन हो जाएगा। तो इस पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हमने फिनिश कर लिया है। अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स ज़रूर मेंशन करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट चैप्टर के साथ अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।